बदकिस्मती से नाना मालदार आदमी थे। उनकी 2 बेटियां थीं, लिहाजा अम्मी को तरके में खासी जायदाद मिली। वालिद अमीर ना थे, तभी मेरी माँ उन पर उम्र भर हावी रही। घर में फैसले वालदा की मर्जी से होते, इसी कारण मेरी जिंदगी तबाह हो गई। मेरी मंगनी चचाजाद नुमान से हुई तो माँ ने इस बात को अना का मसला बना लिया। उन्होंने वालिद के इंतकाल के बाद नुमान से मंगनी तोड़कर मेरी शादी अपने भांजे सलार से कर दी। सलार बहुत गुस्सावर थे। मामूली मामूली बातों पर उनका पारा चढ़ जाता और वो इस कदर धाड़ते कि आसमान सर पर उठा देते। इसके बाद कई दिन बात ना करते, जैसे मुझसे बहुत बड़ा जुर्म सरजद हो गया हो। एक रोज उन्हें खाना देने में चंद मिनट देर हो गई तो वो खाने की ट्रे मुझ पर उल्ट कर घर से चले गए। 6 माह तक ना आए। सास ने जिंदगी अजीरन कर दी कि तुम्हारी वजह से मेरा बेटा घर से चला गया है। घर से दूर उनका एक डेरा था जहां वो रहना पसंद करते थे। नौकर चाकर खानसामा गर्ज के जिंदगी की हर सहूलत वहां मुहैया कर रखी थी। गुस्से का तो बहाना था। दरअसल डेरे पर रहने के लिए वो अपनी वादा के सामने मेरी कोताहियों का जिक्र करते और यूं 1 माह बाद 1-2 दिन के लिए घर आते। माँ से कहते, अम्मा तुम्हारी वजह से आ जाता हूँ, वरना इस घर में आने को दिल नहीं चाहता। बात बे बात मुंह फुला लेना उनकी पुरानी आदत थी। वो जब भी नाराज होते, सदमे से मेरी जुबान गूंग हो जाती। शादी को 10 बरस गुजर गए। उनके सामने कभी जुबान खोलने की जुर्रत ना कर सकी। बस आंसू बहाती और दुख अंदर ही अंदर उंडेलती रहती। मसलसल ये दुख सहने से मेरा वजूद दुखी बन गया। चेहरे पर दुखी दास्तान सबको लिखी नजर आने लगी। अब मैं लाख छुपाती, रिश्तेदार औरतें ताड़ जाती कि इस खामोश वजूद में कहीं कोई चिंगारी सुलगती है, और मैं इस चिंगारी को भड़कने से बचाने की हर मुमकिन कोशिश करती थी कि कहीं ये मेरे घर को ना जला दे, मेरे बच्चों की खुशियां राख ना हो जाए। कैसे बताऊं कि जिंदगी के ये दिन किस तरह गुजारे। सारा दिन घर में लब सी लिए परेशान और उदास फिरती। शाम को बच्चे आ जाते तो कुछ शोर शराबे में वक्त कट जाता, मगर शब को तन्हाई का सांप डसने लगता और वो माजी मैं जिसे भूल जाना चाहती थी उसकी याद फिर से ताज़ा हो जाती। शोहर की मोहब्बत अगर हासिल हो तो औरत माजी को भुला सकती है, लेकिन औरत चाहे अपना आप मिटा दे, अगर मर्द उसे माफ ना करे तो वो उसका दिल कभी नहीं जीत सकती। उसके मन में अपने लिए प्यार का गुलाब नहीं खिला सकती। अफसोस ये था कि जिसके लिए मैंने 1000 दुख उठाए, हर तकलीफ बर्दाश्त की, नुमान को भूल जाने की कसम भी खाई, मेरा शोहर मेरा ना हो सका और अपनों के बख्शे हुए जख्म इस बुझती शम्मा को और रोशन करते रहे। मेरे जीवन साथी ने मेरे दिल के खाली घर में कदम ना रखा, कभी इस प्यार का इजहार नहीं किया जो एक बीवी का शोहर पर हक होता है। दौलत बुरी शय है जिसकी खातिर अपने भी खुद गर्ज बन जाते हैं। मुझे भी खुद गर्जी के जाल में जकड़ दिया गया, अपनी अना की तस्कीन के लिए कुर्बान कर दिया गया। शोहर के रिश्तेदारों को नीचा दिखाने के लिए माँ ने अपनी औलाद को कुर्बान कर दिया। अबू रोशन ख्याल थे, वो हम बहनों को तालीम याफ्ता देखना चाहते थे। उनके नज़दीक दौलत से ज़्यादा तालीम अहम थी। उनके सारे रिश्तेदार तालीम याफ्ता थे। बाजी को बीए तक तालीम दिलवाई और अपने बड़े भाई के बेटे मनान से ब्याह दिया। उस वक्त भी वालदा ने इस रिश्ते की मुखालफत की थी। मनान भाई शहर में मुलाजमत करते थे। जब मैंने मैट्रिक कर लिया तो कॉलेज में दाखिले के लिए मुझे शहर जाना पड़ा। खाला मुझे बहू बनाना चाहती थी और वो नहीं चाहती थी कि मैं ज़्यादा तालीम हासिल करूं। ऐसे में बाजी काम आई और मुझे अपने साथ शहर ले गई। उन्होंने मुझे शहर के एक अच्छे कॉलेज में दाखिल करा दिया जहां हॉस्टल की सहूलत मुयस्सर थी। इस बात पर अम्मी बाजी से खफा हो गई। उनके घर जाती और ना उनसे कलाम करती। मैं लाहौर में पढ़ रही थी। हर वीकेंड पर बाजी मुझे अपने घर ले जाती थी। नुमान मेरी बाजी का देवर था। कभी कभी वो मुझे वापस कॉलेज छोड़ने जाता। एक दिन उसने एक पैकेट दिया कि तुम्हारी बाजी ने दिया था। हॉस्टल जाकर खोला तो कुछ तोहफे और एक खुशबू भरा खत था। उसके दिए तोहफे अच्छे थे और खत ऐसा कि दिन में कई बार पढ़ती थी। दिल में नुमान की मोहब्बत ने जगह बना ली। बाजी और बहनोई चाहते थे मेरा रिश्ता नुमान से हो जाए। अबू भी यही चाहते थे कि दोनों बहनें एक ही घर में हों। उनको ताया से बेहद मोहब्बत थी और ये भी मोहब्बत करने वाले लोग थे, लालची ना थे। तालीम ने उनके जहनों को जिला बख्श दी थी। उनके घर में इतना सुकून था कि मुझे ताया जी का घर जन्नत जैसा लगता था। फाइनल ईयर में थी। ताया अबू ने नुमान के लिए मेरा हाथ मांगा। मैं खुशी से निहाल हो गई। सपनों के महल बना लिए और फिर इन महलों में नुमान का हाथ पकड़े मोहब्बत की खुशबुओं से
झोली भरती फिरती थी। वालिद ने ताया को रिश्ते के लिए हाँ कह दी तो अम्मी ने खूब मुखालफत की, बाजी से भी झगड़ा किया। बोली, तुम दुधियाल की हो गई, अब सिद्रा को तो मात्र इन मुफलसों में फंसाना। ये मेरी बहन की बहू बनेगी, अपने ननिहाल में जाएगी, मेरी और अपनी खाला की दौलत की अब यही हकदार होगी। मेरी आधी जायदाद तुमने समेट ली है, मैं इसे जेठ के हवाले ना करूंगी। इस पर मेरे भांजे का हक है, वरना जीते जी तुम्हें और सिद्रा को अपने तरके से आग कर दूंगी। वालदा का असल मसला उनका तरका था। वो जायदाद जो नाना की तरफ से उनको मिली थी, उसे वो ससुरालियों में नहीं बल्कि अपने खानदान में वापस पहुंचाना चाहती थी। जबकि अब्बू का मसला अपनों से मोहब्बत थी, लिहाजा उन्होंने अम्मी की एक ना सुनी और मेरी मंगनी बाजी के देवर अपने भाई के बेटे नुमान से कर दी। अम्मी रूठ कर खाला के घर चली गई और इस तकरीब में शरीक ना हुई। ताहम मैं खुश थी और नुमान इतने खुश थे जैसे दुनिया की तमाम खुशियां उनको मिल गई हों। बाजी भी मुझे अपनी देवरानी बनाने के तसव्वुर से बाग बाग थी। गर्ज ताया के घर में मेरी और नुमान की मंगनी की वजह से शादियाने बज गए थे। वालदा ने हम सब की खुशियों को अपनी आहत जाना। उनकी अना को ठेस लगी थी। उनका कहना था, एक बेटी दुधियाल में दी है तो दूसरी पर ननिहाल का हक है। वालिद उनकी बात मान लेते, लेकिन वालदा का ये भांजा जिसका नाम सलार था, पहले ही एक बीवी को तलाक दे चुका था। 2 बच्चे उससे छीन लिए थे जो अब दादी के पास थे, और सलार की उम्र इस वक्त 40 साल थी। वो मुझसे 17 बरस बड़ा था और एफए भी पास ना कर सका था। अलबत्ता दौलत की कमी ना थी। वालिद साहब को ये रिश्ता किसी सूरत मौजू ना लगा, जबकि वालदा जानती थी कि नाना के तरके की जायदाद जो मुझे वालदा की तरफ से मिलने वाली थी, वो भी नुमान को जाएगी अगर मेरा रिश्ता वहाँ हो गया। मैंने वालदा से कहा कि आपकी तरफ से जो जायदाद मिलनी है वो बेशक आप मुझे ना दें, लेकिन अब्बू से झगड़ा ना करें। इस बात को दिल से उन्होंने तस्लीम ना किया और ताया के घर वालों से बुग़्ज़ पाल लिया। उन्होंने वालिद के फैसले को अपनी शिकस्त जाना। मैं नुमान से मंगनी होने पर फूले ना समाई थी। वो पहले ही मेरे सपनों का शहजादा था। अब उठते बैठते सोते जागते उसी के ख्वाब नजर आने लगे। मैं अपने ख्वाबों में जीने लगी थी, वो भी इन्हीं ख्वाबों में जी रहा था कि अब हमें कोई एक दूसरे से जुदा नहीं कर सकता था। अम्मी अलबत्ता नाराज़ थीं। उन्होंने धमकी दी कि अगर ये शादी हुई तो वो इसमें शामिल ना होगी। अब्बू ने इस धमकी की भी परवाह ना की कि वो हमारी मोहब्बत से वाकिफ़ थे। मेरे सालाना इम्तिहान में 3 माह बाकी थे। शादी की तारीख रखी जा चुकी थी। ताया और ताई ने बरी बना ली थी। हर शय मेरी पसंद और मर्जी के मुताबिक थी। बस 3 माह बाकी थे, लेकिन ये 3 माह बहुत भारी हो गए। मेरे आखिरी पर्चे के दिन अचानक वालिद दिल का दौरा पड़ने की वजह से इंतकाल कर गए। अम्मी की बन आई। वालिद के चले जाने के बाद उन्होंने नुमान से मेरी मंगनी ख़त्म करने का ऐलान कर दिया। उन्हें ताया, अब्बू और अपनी बड़ी बेटी को नीचा दिखाने का मौका मिल गया। नुमान ने तन मन धन से अम्मी को राज़ी करने की कोशिश की, मगर वो राज़ी ना हुई। उन्होंने बिल आखिर मुझे अपने भांजे के हवाले कर दिया। वालदा ने अपनी ज़िद को अजीज़ रखा, मेरे जज्बात का एहसास किया और ना उम्रों का फ़र्क देखा। वो मुझे सलार की दुल्हन बनाकर रही। शादी के वक्त भी मैं सलार के सामने बच्ची जैसी सी थी। आज भी वो मेरे बाप की उम्र के नज़र आते हैं। मेरा रिश्ता लेने वालों की अपनी गर्ज थी और देने वालों की अपनी। देने वाले बेटी के जहेज से बच गए और लेने वाले 2 लड़कियों की जायदाद के वारिस बनना चाहते थे, क्योंकि बाजी और अम्मी में नाराज़ी थी। शादी के बाद सलार ने कहा कि मैंने तुमसे ये शादी इसलिए की है कि अपने नाना की जायदाद वापस ले सकूं। इस बात का मुझे बेहद सदमा हुआ कि जायदाद की खातिर मेरी आरजुओं का खून किया गया। माँ ने मेरा हिस्सा भांजे को दे दिया और मैं बेमौत मारी गई। जिस तरह खाली हाथ आई थी, आज भी इसी तरह खाली हाथ। अम्मी का ख्याल था अगर जायदाद मेरे नाम कर दी तो कहीं मैं सलार से तलाक न ले लूं। सलार मेरी नुमान से पसंदीदगी और मंगनी के किस्से से वाकिफ थे, फिर भी हमारी मोहब्बत के दरमियान दीवार बन गए, महज जायदाद की खातिर। और बाद में मुझे मेरे ना करदा जुर्म की सजा भी देते थे। वो मुझे नुमान से मेरी मोहब्बत के ताने देकर रुलाते थे। सोचती थी अगर मुझे अपनाने का इतना ही जुनून था तो फिर मेरे माजी का ये किस्सा भी भुला देना था। मैंने उनके बच्चों की खातिर तन्हाई का अजाब भी बर्दाश्त किया। मुझे अम्मी पर अनका था, वो बुलाती और मैं ससुराल में बेहद दुखी होने के बावजूद उनके पास ना जाती। लेकिन जब बीमार पड़ गई तो पूरे 8 साल बाद उनसे मिलने मेके गई। इस वक्त तक मेरे 3 बच्चे हो चुके थे। आज वालदा हयात नहीं है, उनकी मगफरत की दुआ ज़रूर करती हूँ, लेकिन उनकी अना की खातिर जो मेरा हाल हुआ है, मेरे सब्र पर देखने वाले भी दाद देते हैं और दुधियाल वाले
सब कुछ जानने के बावजूद खामोश हैं। वो भला कर भी क्या सकते हैं। मैं अपने बच्चों की खातिर सलार से नजर ना आने वाली बेड़ियों से बंधी हूँ। बकौल बाजी, मेरी बहन ने तो नाना के तरके के बदले कैद बामशक्कत काटी है, और तरका भी ऐसा जो मेरे किसी काम ना आया। कैसे कैसे जख्म मैंने खाए मगर एहतजाज ना कर सके। सलार ने दूसरी शादी कर ली, उस बीवी को ऐश कराया, उसी के पास रहते और मुझे कहते अगर मैंने दूसरी शादी कर ली है तो ये मेरा हक बनता है। तुम भी तो माजी में नुमान से मोहब्बत करती थी, क्या पता अब भी वो तुम्हारे दिल में बसता हो। उनके ऐसे अल्फाज सुनकर जी चाहता है मर जाऊं और मर कर इन तानों से निजात हासिल कर लूं, मगर मौत भी अपने बस में नहीं। ऐ काश औलाद की जिंदगी का फैसला करते वक्त माँ और बाप दोनों समझदारी से काम लें, खुसूसन जब मामला बेटी का हो, क्योंकि बेटी वैसे ही मजबूर होती है। अगर अपनी मर्जी करना चाहे तो बागी, बेलिहाज और नाफरमान ठहरती है। बच्चों के लिए ननिहाल और दुधियाल में से ज्यादा पुरकशिश वो होता है जो उनसे बेलौस प्यार करे। जिंदगी अल्लाह हर एक को देता है, जाने क्यों इस जिंदगी को बसर करने का अख्तियार दूसरे लोग अपने हाथ में ले लेते हैं। अपने माजी के बिखरे हुए दुखों को समेटती हूँ तो सोचती हूँ कि मुझ सा बदकिस्मत कोई और नहीं। अगर माँ जरा भी हिम्मत से काम लेती तो आज मेरा ये हाल ना होता। मोहब्बत हर शय से मुकद्दम है, चाहे वो माँ की हो, शोहर की या फिर औलाद की। दौलत इससे बढ़कर नहीं हो सकती। मेरा तो यही तजुर्बा है। अगर आपको हमारी आज की कहानी अच्छी लगी हो तो प्लीज इसे लाइक करें, शेयर करें और मजीद अच्छी अच्छी वीडियो के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। शुक्रिया।